नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज बैंकिंग के एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक है सरफेसी एक्ट 2002। तो चलिए सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में जानते हैं। तो सरफेसी एक्ट 2002 द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 was enacted to empower the banks and financial institutions to recover their bad loans NPA from the borrowers without the intervention of the court। तो सरफेसी एक्ट 2002 लाने का जो मेन रीज़न था वो यही था कि इसके थ्रू आप बैंक को इंपावर करना था। जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उनको इंपावर करना था, उनको इतनी ताकत देनी थी कि वो अपने बैड लोन्स और एनपीए की रिकवरी आसानी से कर सके और ये सब करने में उनको कोई दिक्कत ना आए। इस वजह से उनके लिए एक्ट लाया गया सरफेसी एक्ट 2002। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस एक्ट में जो कोर्ट की इंटरवेंशन थी वो नील हो जाती थी, यानी बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के सारे काम बैंक आसानी से कर पाते थे। इस वजह से इस एक्ट को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी पसंद किया, जिससे उनके बहुत सारे जो लोन थे उसकी रिकवरी आसानी से हो पाई। अप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये दो तरह के लोन्स होते हैं, एक सिक्योर लोन और दूसरा अनसिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन्स में क्या है? सरफेसी एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिक्योर लोन्स। तो जो सरफेसी एक्ट है ये सिक्योर लोन के लिए ही केवल एप्लीकेबल है, मीनिंग लोन्स बैक्ड बाय अंडरलाइन सिक्योरिटीज़, यानी इस तरह के लोन जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी हो, यानी जिस लोन को देने के लिए बैंक ने कोई सिक्योरिटी के तौर पर रखा हो, इस तरह के लोन्स पे ही ये एप्लीकेबल होती हैं। In this case, banks or financial institutions can seize or sell the underlying securities। इस केस में क्या होता है, बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्या करते हैं, जो चीज़ की सिक्योरिटी रखते हैं उसको बेच सकते हैं या उसकी सीज कर सकते हैं, यानी उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। इस वजह से इस तरह के लोन को सिक्योर लोन कहा जाता है, जिस पे सरफेसी एक्ट आसानी से लागू होता है। ये जो सिक्योरिटी ली जाती है उसमें क्या क्या हो सकता है? हाइपोथिकेशन हो सकता है, प्लेज हो सकता है, मॉर्गेज हो सकता है। इन तरह की चीज़ों को अगर हमने लिया है लोन देने के लिए तो हम उस पर सरफेसी एक्ट लागू कर सकते हैं। एक्सेट्रा एंड रिकवर द लोन अमाउंट, इसको हम बेच के या इसको हम सीज करके लोन अमाउंट की रिकवरी आसानी से कर पाते हैं। एक दूसरा क्या है? अनसिक्योर्ड लोन या एग्रीकल्चर लोन। इसमें क्या होता है? फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स नॉट बैक्ड बाय अंडरलाइंग सिक्योरिटीज आर एग्रीकल्चर लोन्स वेयर एग्रीकल्चर लैंड्स इज द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, बैंक्स कैन नॉट सीज आर सेल बाय इटसेल्फ। तो इन तरह की चीज़ों में बैंक नहीं इसे सीज कर सकता और नहीं इसे सेल कर सकता है। इन दिस केस बैंक्स नीड टू मूव टू कोर्ट एंड फाइल सिविल केस अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। इस तरह की सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? कोर्ट की तरफ जाएगा, कोर्ट में जाके उनके खिलाफ सिविल केस फाइल करेगा जो डिफ़ॉल्टर्स हो रहे हैं। तो ये जो अनसिक्योर लोन होते हैं इसमें बैंक को बहुत तकलीफ होती है, बैंक आसानी से रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन जो सिक्योर लोन होते हैं उसको बैंक आसानी से रिकवर कर पाती है, क्योंकि उसमें जो गारंटीज़ होती है उसको बैंक अपने पास रखती है। वो गारंटी किस रूप में हो सकती है? हाइपोथिकेशन के रूप में हो सकती है, प्लेस के रूप में या मॉर्गेज के रूप में है। एक गारंटी के तौर पर जब भी बैंक लोन किसी को देता है तो इन चीज़ों को रखता है और इस वजह से इसे सिक्योर लोन बोला जाता है, क्योंकि इसकी रिकवरी आसानी से बैंक कर पाती है। अनसिक्योर लोन की कहानी यही है कि उसमें रिकवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी सिक्योरिटीज़ के तौर पे कुछ भी बैकअप नहीं होता है। और एग्रीकल्चर लैंड होता है जो कभी कभी जो फार्मर से लोन लेते समय सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं, लेकिन उसको नई बैंक सीज कर सकती है और नई बैंक सेल कर सकती है। हाँ, उसके लिए बैंक को क्या करना होगा? सिविल कोर्ट में जाना होगा और डिफॉल्टर्स के खिलाफ सिविल जो केस फाइल करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसीजर है जो काफ़ी लंबा चलेगा, जिसमें रिकवरी होते होते बहुत दिन लग जाता है। इस वजह से बैंक हमेशा सिक्योर लोन को प्रेफर करती है, जिसमें सरफेसी एक्ट को आसानी से लागू किया जाता है। वाई सरफेसी एक्ट? सरफेसी एक्ट क्यों? अर्लियर टू रिकवर बैड लोन्स एनपीए बैंक्स नीडेड टू मूव टू द कोर्ट्स, debt recovery tribunals and debt recovery appellate tribunals, which made the recovery a long term process, and there were several loopholes which could be misused by the borrowers। तो जब सरफेसी एक्ट नहीं आया था तो इससे पहले क्या होता था कि बैंक को जब भी एनपीए या बैड लोन की रिकवरी करनी होती तो उसको लिए उसको कोर्ट में जाना होता था, जिसको डीआरटी बोलते थे या डीआरएटी बोलते थे। ये दो तरह की कोर्ट होती है। पहले डीआरटी में जाते थे, अगर वहाँ फैसला नहीं होता था तो उसे हम डीआरएटी में भी जा सकते थे। जो उसको जिसको मान्य नहीं होता था वो आगे डीआरएटी में जाता था। तो इस तरह की जो कोर्ट थी बहुत ही लंबा चलता था, इसका प्रोसेस काफ़ी लेंथी था, जिसमें रिकवरी होते होते बहुत दिन बीत जाता था और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता था और लोन की रिकवरी होने में बहुत डिले होता था। और इसमें बहुत सारे लूप होल भी थे जिसका बोरोवर्स काफ़ी मिसयूज़ करते थे। इन सब से बचने के लिए फिर बाद में गवर्नमेंट ने सरफेसी एक्ट लाई, ताकि इन सब चीज़ों से बोरोवर्स न बच सकें और उसकी रिकवरी यानी उसका जो लोन की जो रिकवरी है बैंक की वो आसानी से हो सके। देन अंध्या रुंजिना कमेटी एक बैठी थी, रिकमेंडेड टू इनेक्ट न्यू लेजिस्लेशन to establishment of securitization and reconstruction companies and empower the banks and financial institutions to take possession, seize the securities without moving to the court। फिर अंध्या रुंजिना कमेटी एक बैठी, जिस कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दिया कि गवर्नमेंट को एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट बनानी चाहिए जो सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी
के लिए काम करे, और जिससे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और इम्पावर मिले, जिसको और ताकत, जिससे कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और ताकत मिले और वो आसानी से पोजीशन ले सकें और आसानी से जो सिक्योरिटीज़ है उसे सीज कर सकें विदाउट कोर्ट के इंटरवेंशन के। क्योंकि कोर्ट में एक बार केस चला जाता है तो काफ़ी लंबा चलता है, जिसमें डिसीजन के चांसेस बहुत ही डिले डिसीजन आते हैं, तो क्विक डिसीजन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इस वजह से इस एक्ट को लागू किया गया ताकि कोर्ट में केस न जाए और जिससे बोरोवर्स के बचने के चांसेस कम रहे। अगर वो डिफॉल्टर हो रहा है तो उसको 100% पेमेंट करना पड़े। और ये जो कमेटी बैठी थी अंध्या रुंजीना कमेटी, इसके रिकमेंडेशन के बल पे हुआ। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस है? इफ एनी बोरोवर्स फेल्स टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी इन रीपेमेंट ऑफ एनी सिक्योर डेट विद इन 60 days ऑफ नोटिस, अगर कोई भी बोरोवर्स अपनी जो लाइबिलिटीज़ है उससे डिस्चार्ज करने में फेल हो जाता है, ये सब कितने दिन में होता है? विद इन 60 days में, नोटिस मिलने के 60 दिन के अंदर यानी 2 महीने के अंदर। द सिक्योर क्रेडिटर इज कन्फर्म्ड विथ पावर्स अंडर द सरफेसी एक्ट 2, तो इसमें जो सिक्योर क्रेडिटर है उसके पास सरफेसी एक्ट के तहत इस तरह की पावर आती है। वो क्या कर सकता है? टेक पोजीशन ले सकता है, सीज कर सकता है, ऑक्शन कर सकता है, बेच भी सकता है। द सिक्योर असेट्स ऑफ द बोरोवर, तो बोरोवर के जो सिक्योर असेट्स हैं बैंक के पास, उसको या तो वो अपने पोजीशन में ले सकता है, सीज कर सकता है, उसकी नीलामी करवा सकता है या उसे बेच भी सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर, चाहे तो बैंक जो बोरोवर की जो बिजनेस है उसको भी टेक ओवर कर सकता है, उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकता है, वहाँ पे अपने लोगों को बैठा सकता है। अपॉइंट एनी पर्सन टू मैनेज द सिक्योर असेट्स, या क्या कर सकता है? जो सिक्योर असेट्स है उसे मैनेज करने के लिए कोई पर्सन को, किसी को अपॉइंट भी कर सकता है। इस तरह की चीज़ें बैंक कर सकता है। ये सब सरफेसी एक्ट के तहत होगा। नोट दैट, ये नोट करने के लिए क्या है? एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हाँ, इसमें एग्रीकल्चर जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से इससे बाहर रखा गया है सरफेसी एक्ट के, उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। सम सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज एंड रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज इन इंडिया, तो कुछ सिक्योरिटाइजेशन और रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में हो क्या क्या देख लेते हैं। असेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी इंडिया ARCIL, एक है असेट्स केयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन इंटरप्राइजेज लिमिटेड ACRE, ये ASREC इंडिया लिमिटेड, एक ये है पेगासस असेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये है फिर फोनिक्स ARC प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी थी जिसके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरह से सरफेसी एक्ट 2002 खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि मैं सरफेसी एक्ट के बारे में आपको समझा पाया हूँ, और फिर एक नए वीडियो के साथ आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।